बार के लोकसभा चुनाव के प्रचार की एक बड़ी खास बात यह है कि दोनों पक्ष यानी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और उसको चुनौती दे रहा जो विपक्षी गठबंधन है, दोनों ऐसी बातों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी बातों पर प्रचार कर रहे हैं जो दोनों के घोषणा पत्र में नहीं है, या जो बात दोनों के नेता नहीं कह रहे हैं, यानी वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं है, उस बात पर चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि जो पार्टी सरकार में है 10 साल से और जिसको लेकर के मोटे तौर पर एक पॉजिटिव माहौल की खबर है, तमाम चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में भारतीय जनता पार्टी के फिर से वापसी की संभावना जताई गई है। तो इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को, मतदाताओं को कांग्रेस का भय दिखा रही है। ये पहली बार हो रहा है और इसलिए ये बहुत दिलचस्प है कि पहली बार सरकार चला रही पार्टी ये भय दिखा रही है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, अगर वो सरकार में आ गई तो एकदम कयामत आ जाएगी। अगर कांग्रेस सरकार में आ गई, जो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं की बातें अगर सुनी जाए तो ये लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आ गई तो कयामत आ जाएगी। इस अंदाज में बताया जा रहा है और ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखी है और न कांग्रेस का कोई नेता उस पर बयान दे रहा है। लेकिन उन तमाम बातों की वजह से कांग्रेस का भय दिखाया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से पूरी सफाई दी जा रही है, लेकिन सफाई अपनी जगह है और बीजेपी का प्रचार अपनी जगह है। तो बीजेपी ने ऐसे कामों की एक सूची बताई है, अलग अलग जगहों पर बताई है, मतलब एक साथ नहीं कहा है, लेकिन अलग अलग जगहों पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने जो बातें कही है उनके आधार पर एक सूची बनती है कि कांग्रेस अगर सरकार में आ जाएगी तो वो क्या क्या करेगी। हालांकि कांग्रेस के लोग उससे सहमत नहीं है और इसमें कुछ भी हमारा अपनी तरफ से कोई बात इसमें नहीं जोड़नी है, वो बातें सिर्फ जो बीजेपी ने कही है और वो इस प्रकार है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके दूसरे नेताओं ने जो सबसे बड़ा भय दिखाया है कांग्रेस का कि कांग्रेस सरकार में आई तो क्या करेगी, तो जो सबसे बड़ा भय दिखाया है वो ये है कि कांग्रेस आएगी तो संपत्ति छीन करके आम लोगों की, उसको ये समझा जाए कि हिंदुओं की संपत्ति छीन करके मुसलमानों को दे देगी। पहले ये बात प्रधानमंत्री ने कही थी, राजस्थान के बांसवाड़ा की सभा में उन्होंने ये बात कही, तब उन्होंने मुसलमान नहीं कहा था, लेकिन समुदायों की ओर इशारा करने का उनका एक तरीका होता है, उनके पास कुछ रूपक होते हैं। उन्होंने इस्तेमाल किया ये रूपक कि जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं, जो घुसपैठिए होते हैं। तो लोग समझ गए कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं। बाद में उन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा कि वो लोग जो कांग्रेस का वोट बैंक है उनके बीच संपत्ति बांट देगी, तो वहां भी लोग समझ गए कि किसकी ओर इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक किसको बता रहे हैं। हालांकि बाद में ये जो झीना सा पर्दा डला हुआ था, जो एक रूपक में प्रधानमंत्री कह रहे थे, वो पर्दा भी हट गया और एक केंद्रीय गृह मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा साफ तौर पर कि मुसलमानों के बीच संपत्ति बांट देगी। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया था कि मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते कहा था कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो इस बयान के बहाने ही कांग्रेस को लेकर के बीजेपी ये दावा कर रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो वो संपत्ति छीन करके, लोगों की संपत्ति लेकर के और मुसलमानों को दे देगी। और इसका बड़े विस्तार से इसका ब्यौरा दिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसी के पास 2 घर हैं तो कांग्रेस 1 घर ले लेगी। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके और जेवर बनवाए हैं, जिनको गेहूं और ज्वार बाजरे के बक्से में छिपा करके रखा है, वहां भी राहुल गांधी का एक्सरे पहुंच जाएगा और वो संपत्ति उनसे ले ली जाएगी, वो उनका स्त्री धन उनसे ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक और रूपक का इस्तेमाल किया, मंगलसूत्र का, कि कांग्रेस आएगी तो उसकी नजर मंगलसूत्र पर है, वो भी ले लेगी। तो ये सबसे बड़ा भय दिखाया जा रहा है और ऐसा इस आधार पर किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संपत्ति के पुनर्वितरण की बात कही है और ये इसलिए कही है कि जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करना है। लेकिन किसी ने, कांग्रेस ये सफाई दे रही है कि 55 साल उसने राज किया और कभी उसने इस तरह के काम नहीं किए, तो अब वो क्यों करेगी। लेकिन उसकी सफाई अपनी जगह है, बीजेपी का भय दिखाना अपनी जगह है। वो ये भय दिखा रही है कि संपत्ति छीन करके और लोगों में बांट देगी कांग्रेस पार्टी, तो ये भय दिखा रही है। दूसरा जो भय दिखाना, मतलब दूसरा जो कांग्रेस जो दूसरा काम करेगी बकौल बीजेपी, उसके लिए प्रधानमंत्री ने एक नारा गढ़ा है, कांग्रेस की लूट जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एक स्लोगन है, इसको इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री ने ये, और इसके जरिए वो बता रहे हैं कि कांग्रेस विरासत टैक्स लगा देगी, इनहेरिटेंस टैक्स, जिसकी बात
सैम पित्रोदा ने की थी। वो कांग्रेस पार्टी के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है और राहुल गांधी को कुछ मामलों में सलाह देते हैं और राजीव गांधी को भी सलाह देते थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, यानी किसी की संपत्ति अगर बच्चों को ट्रांसफर होती है तो वहां सरकार उसमें से 55% ले लेती है। भारत में भी ये टैक्स लगता था 1985 तक और राजीव गांधी ने उसको खत्म किया था। तो इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री ये कहने के लिए कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो मरने के बाद भी लोगों की संपत्ति पर टैक्स लगा करके वो संपत्ति छीन लेगी। तो ये एक दूसरा काम जो बीजेपी के हिसाब से कांग्रेस आएगी तो ये दूसरा काम करेगी। पहले तो वो संपत्ति छीन करके और बांटेगी, दूसरा जो इनहेरिटेंस टैक्स लगा देगी, जो लोग संपत्ति अपनी ट्रांसफर करना चाहेंगे अपने बच्चों को वो नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो वो पैसे उसमें से सरकार ज्यादातर पैसे ले लेगी। अब इसके बहाने प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अब सोचिए कि कौन 24 घंटे काम करेगा और पूंजी लगाएगा, जोखिम लेगा और मेहनत करके एक संपत्ति इकट्ठा करेगा जब सरकार ले लेगी। तो ये दूसरा भय प्रधानमंत्री ने दिखाया, उनको भय दिखाया, मतलब ये दूसरा काम है जो बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस आएगी सत्ता में तो करेगी। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की योजना जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने की है। ये बात भी उन्होंने कही और वो कैसे करेगी, कब कहा, हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं है। और न अगस्त 2019 में जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया था तो कांग्रेस ने इसका विरोध तब भी नहीं किया था और न कोई बयान दिया था, इक्का दुक्का छोटे मोटे नेताओं के बयानों को छोड़ देते। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो अनुच्छेद 370 बहाल करना उसकी योजना है। इसी में अगर अमित शाह की बात जोड़े, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहां एक समय सहयोगी रही है, बीजेपी की भी सहयोगी और कांग्रेस की भी सहयोगी रही है, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। ये बात भी कही कि अगर सरकार में आते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, ये वो लोग कह रहे हैं। फिर एक बात प्रधानमंत्री ने कही कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला लेगी। कैसे हाथ मिलाएगी, उसमें क्या करेगी, ये उन्होंने इलेबोरेट नहीं किया, बहुत विस्तार से नहीं बताया। लेकिन ये सबको पता है कि पिछले 10 साल के प्रचार से ये एस्टेब्लिश किया गया है कि कांग्रेस जो है देश विरोधी है और जब राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो ये कहा जाता है कि वो देश विरोधी ताकतों से जाकर के मिलते हैं। किसान आंदोलन को भी देश विरोधी ताकतों की साजिश बताया गया था और इस तरह की तमाम बातें होती रहती हैं। तो ये उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला लेगी। तो ये भी एक कांग्रेस करेगी बकौल बीजेपी। एक और बड़ी दिलचस्प बात कही प्रधानमंत्री ने कही, जिसको बाद में अमित शाह भी दोहरा रहे हैं, अभी कई सभाओं में ये बात कही जा चुकी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हर साल एक नया प्रधानमंत्री बनेगा। 5 साल की सरकार होगी और 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। ये अपना जो मजबूत सरकार का नैरेटिव बनाना है बीजेपी को, उसको मजबूत करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए ये बात कही जा रही है कि एक तरफ स्थिर और मजबूत सरकार है बीजेपी की और दूसरी तरफ अगर इंडिया अपोजिशन का अलायंस जीतता है तो वहां स्थिरता नहीं रहेगी, रोज खींचतान होगी और हर साल एक नया प्रधानमंत्री बनेगा। इस बात की व्याख्या करते हुए अमित शाह ने बिहार में कहा कि शरद पवार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लालू यादव बन जाएंगे, स्टालिन जी भी बन जाएंगे, कभी थोड़ा मौका मिलेगा तो राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये बात कही, मतलब ये कांग्रेस की या विपक्ष की कोई ऐसी योजना है ये नहीं पता है और आमतौर पर ऐसा हुआ नहीं है। कई राज्यों में ये देखने को मिला जरूर है कि रोटेशनल सरकार बनाने की बात हुई, आधे टर्म सरकार चलाने की बात हुई, 6-6 महीने सरकार चलाने की बात हुई, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ। एक जम्मू कश्मीर के अपवाद को छोड़ दें, जब कांग्रेस और उस समय 6-6 महीने की सरकार चली थी, महबूबा मुफ्ती पीडीपी के साथ एक सरकार बनी थी जिसमें 3-3 साल की सरकार चली थी, जब कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद बने थे मुख्यमंत्री। तो उस फॉर्मूले को छोड़ दें तो ये फॉर्मूला कहीं कामयाब नहीं हुआ है। इसके अलावा कई जगह और भी हुआ, इस फॉर्मूले पर और भी जगह बात हुई, जैसे उत्तर प्रदेश में बसपा और बीजेपी ने एक बार तय किया था कि 6-6 महीने प्रधानमंत्री बनेंगे, हालांकि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मायावती मुख्यमंत्री रही, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया बीजेपी को सपोर्ट करने से। इस तरह के एक फॉर्मूले की चर्चा छत्तीसगढ़ में भी हुई थी, ऐसे फॉर्मूले की चर्चा कर्नाटक में भी हो रही है, महाराष्ट्र के लिए भी बात हुई थी। ऐसा उद्धव ठाकरे कहते हैं कि बीजेपी ने कहा था कि हम लोग आधे टर्म रहेंगे। इस तरह का फॉर्मूला कभी कामयाब नहीं होता है। केंद्र के स्तर पर अगर बात करें तो सिर्फ 3 ही बार ऐसा हुआ है 3 लोकसभाओं में, और वो तीनों लोकसभाएं बहुत छोटी रही, उनको मध्यावधि चुनाव हुए थे। उसमें एक प्रधानमंत्री हटा और दूसरा बना। एक कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री बने। पहले मोरारजी देसाई
बने थे उनको हटा करके चौधरी चरण सिंह बने थे, फिर बीपी सिंह बने थे उनको हटा करके चंद्रशेखर बने थे, और उसके बाद एचडी देवगौड़ा बने थे जिनको हटा करके आई के गुजराल बने थे। उसके बाद ये चीज स्टैब्लिश हो गई है कि जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये बड़ी दिलचस्प सी एक बात है कि जो बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी तरह से कई और चीजें ऐसी कही हैं जिसमें एक और बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देगी, और कर्नाटक आंध्र प्रदेश का हवाला देकर के ये बताया गया है कि उन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसने एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में से कुछ सीट निकाल करके और मुसलमानों को आरक्षण दिया था। हालांकि अभी बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात नहीं है, न कांग्रेस का कोई नेता ऐसी बात कह रहा है, लेकिन बीजेपी ये बात बता रही है लोगों को जाकर के पब्लिक के बीच में, जनसभाओं में ये कह रही है कि कांग्रेस जीतेगी तो वो आरक्षण छीन लेगी एससी, एसटी और ओबीसी का, और उसमें से वो आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देगी। तो इसके 2 फायदे हैं, एक तो एससी, एसटी, ओबीसी को एक संदेह हो रहा है उनके मन में कि कहीं आरक्षण कम हो जाए हमारा, और दूसरे एक कम्युनल पोलराइजेशन का भी एक ग्राउंड बनता है। तो ये भी कहा जा रहा है। इस तरह की कई और बातें कही जा रही हैं, कुछ हो सकता है बातें मिस कर गई हो, छूट गई हो, जो अब भाषणों में फिर सुनाई दे, लेकिन ये 6-7 चीजें ऐसी हैं जो कांग्रेस के बारे में बीजेपी बता रही है, कांग्रेस नहीं कर रही। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उसमें इसमें से कुछ भी नहीं लिखा है, उसके नेता भाषण भी नहीं दे रहे, लेकिन बीजेपी बता रही है लोगों को जाकर के कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो ये काम करेगी, अपने शासन में ये काम करेगी, और इन कामों के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, भय दिखाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी का, और ये पहली बार हो रहा है। ये इसलिए ये बहुत दिलचस्प सीन बन गया है देश के लोकसभा चुनाव में। धन्यवाद।